हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईडीडी सेकेंड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम्स में आने की जिसकी पूर्ण संभावनाएं हैं वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जितना से ज़्यादा हो सके, ताकि काफ़ी इसमें सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, ताकि सभी को एडवांटेज हो जाए। ये हमारी इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, उनके साथ साथ क्या क्या कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं उनके साथ उनका फुल्ली एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, ठीक है ना। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चैनल के अकॉर्डिंग मैं देना चाहूँगा कि ये हमारा चैनल है पॉलीटेक्निक लर्निंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना, क्योंकि अब प्रॉपर आपको क्लासेस तो मिलने वाली ही हैं। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी से भी आपका 400 MCQ IMRE से रिलेटेड और EDD में 300 MCQ और इसी तरीके से UEET में भी 400 MCQ अपलोड कर रखे हैं विथ थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मैं डेली आपके वैसी क्लासेस लाऊंगा जो आपके ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आने की भी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग चलो क्लास की तरफ चलते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर आपको उसका आंसर आ रहा है तो आप चैट में बताते रहिए कि उसका और भी जो सारे पॉइंट्स होते हैं उनको भी बताते रहिए, ताकि आपका रिवीजन भी होता जाएगा और मैं एक्सप्लेन भी करते चलूँगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि कितने KVA तक के ट्रांसफार्मरों में ST फ्यूज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें आपको दोस्तों बताना है कि कितने KVA का मतलब यहाँ पर आप KVA, ठीक है ना, रेटिंग है कितने KVA तक के ट्रांसफार्मर में ST का मतलब होता है हाई टेंशन। ST का मतलब क्या होता है? हाई टेंशन फ्यूज का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये बताइए, जल्दी से बताइए चैट में क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कितने 25 KVA, कितने 25 KVA तक के ट्रांसफार्मरों में HT फ्यूज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप ये भी बताइए कि आपके लास्ट में कितने मार्क्स आए हैं टोटल। आप जरूर सभी लोग कमेंट्स में तो ये जरूर ही बताना, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी लोग बताते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 MV या उच्च कैपेसिटी के स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर उसके वो बारे में बोला गया, जो हमारे स्टेशन या फिर जो ट्रांसफार्मर होती हैं उनमें पूछा गया कि अगर हमारा 5 MVA से उच्च कैपेसिटी का स्थित है, कौन सा स्थित है दोस्तों। तो वो हमारा हमारा अगर 5 MVA से उच्च कैपेसिटी का अगर हमारा ट्रांसफार्मर है तो दोस्तों हम लोग उसमें से किसका प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे। सर्किट ब्रेकर मतलब नॉर्मल, उसकी कोई रेटिंग बहुत लो रेटिंग का भी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर सर्किट ब्रेकर यानी कि नॉर्मल सर्किट ब्रेकर, उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है आइसोलेटर का, या फिर ST सर्किट ब्रेकर यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर का, या फिर फ्यूज का। दोस्तों ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना दोस्तों। जल्दी से चैट में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 5 MVA से उच्च कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं HT सर्किट ब्रेकर का, हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कनेक्शन इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्या होता है कि जैसे अगर हमारी जब एक तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सबसे जब जनरेट होती है, ठीक है ना, ये जैसे ये जनरेट होने के बाद यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन यहाँ ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन के बाद फिर क्या होता है उसका यहाँ पर सब स्टेशन आ जाता है, सब स्टेशन में आने के बाद फिर क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी जो हमारा होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वोल्टेज कितना होता है दोस्तों ये आप बता सकते हैं, चैट में बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी से। दोस्तों हम आपको बता दें पहले सेकेंडरी साइड में या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होता है दोस्तों, वो हमारा होता है 440 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट, ये हमारा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होता है तो उसमें जो ट्रांसफार्मर रखा होता है उसका कनेक्शन कैसा होता है ये दोस्तों बताना है आपको। चैट में जो बताइए दोस्तों कौन सा। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डेल्टा टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, या डेल्टा टू स्टार, या फिर स्टार टू स्टार कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। ये बताइए जल्दी से कौन सा इसमें सही होगा ऑप्शन, चैट में जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। जिससे क्या होता है ट्रांसफार्मर होता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पहले तो 3 लाइन आता है, लेकिन जैसे आप गांव के बाहर या कस्बे के बाहर एक ट्रांसफार्मर रखा होता है और वहाँ से फिर हमारे कितने तार निकलते हैं, 4 तार निकलते हैं।
जो कि फिर क्या होते हैं आपके डोमेस्टिक पर्पज़ या फिर कह दिया जाए या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 तार आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ से आए तो 3 तार हैं लेकिन 4 तार निकल रहे हैं। अब आप ये बताइए कि कौन सा कनेक्शन होता है जिसमें से हमारे केवल 3 टर्मिनल होते हैं। तो आप सबको पता है कि हमारा जो डेल्टा कौन सा डेल्टा जो कनेक्शन होता है दोस्तों, उसमें से हमारे कितने तार निकलते हैं, 3 तार निकलते हैं, 3 टर्मिनल निकलते हैं, 1 2 और 3। और जो हमारा स्टार वाला होता है, स्टार में हमारे कितने निकल आते हैं, तो स्टार में हमारे 4 कनेक्शन निकलते हैं, 1 2 और 3 और एक ये न्यूट्रल 4 आ जाता है। तो सेकेंडरी साइड जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड होता है उस पर हमारा जो ट्रांसफार्मर रखा होता है उसका कनेक्शन कैसा होता है, तो वो होता है डेल्टा टू स्टार। कैसा होता है दोस्तों, ये डेल्टा टू स्टार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही है, डेल्टा टू स्टार, ठीक है ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर कनेक्शन इन प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर रखा होता है दोस्तों उसका कनेक्शन कैसा होता है। अब दोस्तों आपको ये बताना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ पर टाइट हैं, थोड़ा समझिएगा, आप समझ जाएंगे ईजिली से। अब देखिए दोस्तों हमेशा ये होता है कि जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन किसके, तो स्टार कनेक्शन में हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, सॉरी लाइन करंट और जो हमारी लाइन करंट और जो हमारी कैसे फेज करंट होती है, कैसी होती है दोस्तों, वो हमारी इक्वल होती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से डेल्टा में हमारा क्या होता है, डेल्टा में हमारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होता है, ठीक है ना। ये दोस्तों सबको पता होगा। अब इसी का जो यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है कि स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को अप कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से, और हमें ट्रांसमिशन में क्या करना होता है, ट्रांसमिशन में हमें हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज ले जाना होता है। तो इस वजह से वहाँ पर हम लोग कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में दोस्तों, वहाँ पर हम लोग कनेक्शन का यूज करते हैं डेल्टा टू स्टार। इसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डेल्टा टू स्टार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सिंपली सा क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे ही पॉइंट बना के याद कर सकते हैं। जो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है तो उसका जो कनेक्शन होता है उसका ट्रांसफार्मर का, तो वो कनेक्शन होता है हमारा डेल्टा टू स्टार। और अगर वहीं पर अगर हमारा कनेक्शन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में बोले तो वहाँ भी हमारा डेल्टा टू स्टार ही कनेक्शन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पोल माउंटेड सब स्टेशन की अधिकतम क्षमता कितनी होती है दोस्तों, ये बताना है। जल्दी से दोस्तों चैट में बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। 100 kVA, 150 kVA, 200 kVA, 300 kVA। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को जो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधे से पूछा गया कि जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं वो चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो हमारा सिंगल पोल हो, ठीक है ना, चाहे वो हमारा सिंगल पोल हो, चाहे वो डबल पोल हो जिसे हम लोग एस टाइप भी बोलते हैं, और चाहे वो 4 पोल वाला हो, ठीक है ना। तो इसमें से किसी भी टाइप का हो, ठीक है ना। तो इसमें से ये पूछा गया है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन की जो अधिकतम क्षमता कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है 100 kVA, 150 या फिर 200, 300, यानी कि सारे पोलों की बात, सारे पोल सब स्टेशन की बात की जा रही। तो उनकी जो अधिकतम क्षमता कितनी होती है दोस्तों, तो दोस्तों वो होती है हमारी 300 kVA। कितनी होती है दोस्तों, 300 kVA। अब देखिए अगर नेट वगैरह में आप जाएंगे कि तो नेट वगैरह में 250 kVA भी दिया गया है, लेकिन आपकी जो बुक में कौन सा ऑथेंटिक लिखा हुआ है वो हमारे 300 kVA ही लिखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर 250 kVA भी आता है तो भी आप सही कर सकते हैं उसको। अब 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट फैन सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है दोस्तों, ये बताना है। यानी कि लाइट फैन सर्किट आप कह सकते हैं या फिर आप डोमेस्टिक सर्किट भी कह सकते हैं। तो उसका पावर फैक्टर कितना होता है दोस्तों, ये बताना है। 0.75, 0.80, 0.95 फिर 1.0, ठीक है ना। जल्दी से चैट में बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका सही है, 0.75, 0.8, 0.9 या फिर 1.0। जल्दी से बताइए चैट में इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि लाइन फैन सर्किट जो होते हैं या फिर इनको डोमेस्टिक सर्किट भी आप बोल सकते हैं, तो उनका पावर फैक्टर कितना होता है दोस्तों, तो वो हमारा होता है 0.90। कितना होता है दोस्तों, 0.90, ठीक है ना दोस्तों। अगर वहीं पर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पर पावर सर्किट की अगर बात कर दी जाए कि अगर हमारा पावर सर्किट जो होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है दोस्तों, तो वो आप कितना होता है दोस्तों, तो वो हम आपको बता दें वो होता है हमारा 0.80। कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 0.80। अब कहीं पर 0.85 भी दिया तो अभी आप इसको सही कर देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मीटर
बोर्ड की यानी कि जो एनर्जी मीटर होता है तो मीटर बोर्ड की फर्श से ऊंचाई रखी जाती है। अब यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई पूछी गई है, अगर आप उससे ज़्यादा भी इंस्टॉल अगर ज़्यादा भी वैल्यू दिए तो ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर बोले कि न्यूनतम ऊंचाई मतलब कि इतना कम से कम, जैसे अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जैसे ये हमारा अगर ग्राउंड लेवल है और यहाँ आपका कोई लगा है एनर्जी मीटर, तो पूछा गया ये जो है इसकी ऊंचाई मतलब ऊंचाई जो है ये फर्श से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, फिर 2.5 मीटर। दोस्तों ये आपको बताना है, जल्दी से चैट में दोस्तों बताइए कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि मीटर बोर्ड की फर्श से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, तो वो हमारी होती है दोस्तों 1.5 मीटर। कितनी होती है दोस्तों, दोस्तों वो हमारी होती है 1.5 मीटर होती है, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए जल्दी से। दीवार पार करते समय केबिल को किस पाइप से गुजारा जाता है, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। कि यानी कि जैसे क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जैसे कभी कभी हमें दीवार को क्रॉसिंग करवानी पड़ती है। जैसे अगर ये हमारी दीवार है, अब दीवार को ऐसे आप खुली केबल से, जैसे आपने यहाँ पर क्या छेद कर दिया दीवार पे और ऐसे ही आपने क्रॉस कर दिया यानी कि तार उसको, तो क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कि मॉइस्चर कंटेंट है, फिर केमिकल इफेक्ट, तो इस केबल पे यहाँ पे हो सकता है ये ख़राब हो जाए, तो इसको पाइप के अंदर से गुजारा जाता है। यानी जैसे कि अगर ये आपकी दीवार है तो यहाँ पर पाइप पहले उस पर छेद करेंगे, फिर पाइप डालेंगे, उसके अंदर से हम लोग क्या कर ले जाएंगे, उसके अंदर से हम लोग केबल को ले जाएंगे। तो इसमें पूछा गया कि जो पाइप होता है वो पाइप किस मटेरियल का बना होता है या फिर किसका होता है, वो जीआई, ठीक, गैल्वेनाइज स्टील या फिर गैल्वेनाइज आयरन जिसे बोलते हैं, या फिर पोर्सलिन पाइप होता है, या फिर इनमें से कोई भी, यानी कि दोनों हो सकते हैं कोई भी, या फिर एनी आप दीजिए, सॉरी नन आप दीजिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो सकता। जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में इसका ऑप्शन क्या होगा। यानी कि जब हम लोग दीवार पार करते समय केबल को किस पाइप से ले जाते हैं, यानी कि किस मटेरियल से बने पाइप से ले जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, जब जी दीवार पार करते समय केबल को ले जाया जाता है तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वो जीआई पाइप भी हो सकता है, पोर्सलिन, यानी कि किसी का भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बोथ सही है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर्विस लाइन के प्रत्येक सजीव कंडक्टर पर फ्यूज लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे तरीके से बन जा रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पर यही सीधे देखो एक क्वेश्चन बन गए यहाँ पर कि जो हमारी सर्विस लाइन होती है, ठीक है ना, आपको पता है जो सर्विस लाइन होती है, अब तो सर्विस लाइन जो होती है उसका जो फेज वाला कंडक्टर होता है, फेज वाला जिसे हम लोग वायर बोलते हैं, उस पर जो फ्यूज, एक तो फ्यूज लगाया जाता है, तो ये भी पूछ सकता है कि किस पे फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रल वायर पे किया जाता है, अर्थ वायर पे किया जाता है, फेज वायर पे किया जाता है। तो सिंपल से आपको बता दें किस पे, फ्यूज वायर पर हमेशा, सॉरी किस पे, फेज वायर पर हमारा फ्यूज का प्रयोग करते हैं। अब वो जो फ्यूज होता है इस सर्विस लाइन पे, जो जैसे ये हमारी, जैसे ये अगर हमारा पोल है, यहाँ से हमारा ये तार आ रहा है, सर्विस तार आ रहा है, अब यहाँ पर एनर्जी मीटर है, तो एनर्जी मीटर से आने से पहले यहाँ पर एक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है किस पे, सर्विस लाइन में। तो वो बताना है आपको, तो वो किस वो कौन सा फ्यूज होता है, उस फ्यूज का नाम क्या होता है दोस्तों। आइसोलेटर होता है, या फिर कोई सिंपल इस फ्यूज का प्रयोग कर लेते हैं, फिर किटकैट का फ्यूज का प्रयोग करते हैं, या फिर एरियल फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए चैट में इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि सर्विस लाइन में प्रत्येक सजीव कंडक्टर पर फ्यूज लगाया जाता है, वो कौन सा फ्यूज होता है, तो उस फ्यूज का नाम दोस्तों होता है किटकैट फ्यूज, या सॉरी एरियल फ्यूज। कौन सा होता है दोस्तों, एरियल फ्यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 20 किलोवाट तक, का नहीं है वो का है केवल, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा ये दो बार का प्रिंट हो गया है, इसको ऐसे करते तक का सर्विस कनेक्शन दिया जाता है। यानी कि अगर 20 किलोवाट तक का जो सर्विस कनेक्शन देना है वो हम लोग किसके माध्यम से देते हैं, अंडरग्राउंड से देते हैं, या फिर ओवरहेड लाइन से दे सकते हैं, या फिर इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी तरीके से हम लोग 20 किलोवाट तक का सर्विस कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने थोड़े से भी हमारे जो थ्योरी लेक्चर्स वगैरह हैं, या फिर आप जो हमारे अगर हमें फॉलो करते चले आ रहे हैं स्टार्टिंग से, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मैं जब भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कहीं भी होता है तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी, देखिए दोस्तों अभी टाइम आपके पास 10 डेज़ हैं टोटल। अगर आप चाहेंगे तो 10 डेज़ में आप IMRE के मैंने टोटली सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। उसके साथ साथ मैंने 18 लेक्चर, जिसमें से मैंने 400 MCQ IMRE के दोस्तों कंप्लीट करवा दी। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए वो सारे के सारे देख लीजिए, क्योंकि वो जो सीक्वेंस बना है वहाँ पर सिलेबस और टॉपिक और चैप्टर के अनुसार वो आपके MCQ यहाँ पर फ्रेम किए गए। अब यहाँ पर जो MCQ आ रहे हैं वहाँ पर और भी अच्छी, मतलब और भी अंदर से गहराई की गहराई तक, और उसके बाद ये रैंडम है, यानी कि अगर पूरे सिलेबस से यहाँ पर MCQ आपके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपिक पढ़ें उसके साथ साथ उसी के केवल MCQ सॉल्व करें, तो आप जाइए, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी से अपलोड कर रखे। प्लीज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि 20 किलोवाट तक का सर्विस कनेक्शन किसके माध्यम से दिया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें किसके माध्यम से दिया जाता है, तो दोस्तों वो दिया जाता है हमारा
ओवरहेड लाइन से दिया जाता है। किसके दिया जाता है दोस्तों? ओवरहेड लाइन कनेक्शन के द्वारा दिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 11 केवी लाइन का जो सर्विस कनेक्शन होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है ना, बताइए जल्दी से इसमें कौन सा हमारा सही होगा, चैट में बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है अंडरग्राउंड केबल से, ओवरहेड लाइन से, फिर दोनों से, फिर इनमें से किसी से नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें 11 केवी लाइन जो होती है काफ़ी वोल्टेज होता है और हाई वोल्टेज के लिए किसका प्रयोग, तो हम लोग इस 11 केवी लाइन का सर्विस कनेक्शन हम लोग किसके द्वारा देते हैं, तो दोस्तों वो देते हैं हम लोग अंडरग्राउंड केबल के द्वारा देते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारे इसमें फर्स्ट सही है। 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिक व्यय में टोटल कॉस्ट का लगभग कितना % होता है। अब देखिए जो आकस्मिक व्यय क्या होता है कि जैसे हो सकता है कि आप कोई मतलब जब भी कोई सब स्टेशन डिजाइन किया जाता है या फिर कहीं पर भी कुछ भी जैसे इंस्टॉलेशन कहीं पर भी हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर देखो लेबर कॉस्ट होता है, आकस्मिक व्यय होता है। तो अगर हमारा कोई मटेरियल, अगर हमारा कोई चार्ज जितना बन रहा है, अगर ठीक है ना, अगर कहीं पर 100 रुपये चार्ज बन रहा है इंस्टॉलेशन का सपोज, तो जो आकस्मिक व्यय वह होता है जो अचानक से आ जाते हैं, पता नहीं होता। सपोज आप जैसे आपका सामान आ रहा है इंस्टॉलेशन के लिए और बीच में कहीं ट्रक पलट जाए, अब ट्रक पलट जाए तो वहाँ से सपोज आपकी 20 यूनिट किसी चीज़ की ख़राब हो गई, तो एक आकस्मिक व्यय हो गया। ठीक है ना, ये फिर ऐसा होता है कि कभी कभी कोई चीज़ सही तो आती है लेकिन बीच में उसका इंस्टॉलेशन करते समय कुछ प्रॉब्लम्स वर्कर के द्वारा हो गई, तो भी तो ये कुछ आकस्मिक व्यय होंगे जो आप जानते हैं। आकस्मिक व्यय का मतलब आप समझिए। तो वो पूछा गया कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसका लगभग कितना % जो आकस्मिक व्यय एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो वो 2% या फिर 3%, 5% या 10%। दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। दोस्तों हम आपको बता दें जितना टोटल कॉस्ट आपकी बन रही है, ठीक है ना, तो उसका आकस्मिक व्यय कितना % लिया जाता है, वो हमारा लिया जाता है 5%। यानी कि अगर कहीं पर आप 100 रुपये का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसका 5 रुपये एक्स्ट्रा आप उस पर जोड़ेंगे आकस्मिक व्यय, तब आपका टोटल बजट बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा इसमें 5% आंसर सही हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सर्विस कनेक्शन होता है वो निर्भर करता है यानी कि जो सर्विस कनेक्शन होता है वो कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है, किस पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी डिजाइनिंग किस बेस पे की जाती है, करंट के आधार पर, वोल्टेज आधार ड्रॉप के आधार पर, या फिर लोड के आधार पर, या फिर इम्पीडेंस के आधार पर। देखिए अब क्या होता है कि जब हमारा सब स्टेशन से जब हमारा लाइन आती है तो सब स्टेशन से लाइन आने के बाद वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है हमारा कौन सा, फीडर, फिर हमारा कौन सा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर हमारा होता है सर्विसमैन। ठीक है ना, तो सब स्टेशन से जो हमारी आती है वो फीडर आती है। अब फीडर को किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है, तो दोस्तों फीडर को हमेशा आप याद रखना कि जो फीडर को डिजाइन किया जाता है वो हमारा करंट के आधार पर डिजाइन किया जाता है। किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है, करंट के आधार पर। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको हम लोग हमेशा डिजाइन करते हैं वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर। किसके आधार पर डिजाइन करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर। और जो दोस्तों हमारा सर्विस कनेक्शन होता है, क्या होता है, जो सर्विस कनेक्शन होता है जिसे हम लोग ये फिर कह दो कि सिंपल सा, जो आपके घरों के सामने पोल लगा होता है, पोल से आपके एनर्जी मीटर के बीच जो तार आता है उसी तो हम लोग सर्विस लाइन बोलते हैं। तो वो सर्विस लाइन जो होता है उसका जो डिजाइन है, यानी कितना वो तार पतला या मोटा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो दोस्तों डिपेंड करता है कि उस आपके घर पे लोड कितना है। ठीक है ना, यानी कि किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। तो आंसर नंबर इसमें हमारा कौन सा सही हुआ, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हुआ, लोड। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि रेलवे लाइन कनेक्शन हेतु रेलवे लाइन के बीच ट्रंच की गहराई कितनी होती है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कहीं पर रेलवे लाइन है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा कि जैसे ये रेलवे लाइन है, अब इसके नीचे से क्या निकालनी है, आपको तार ले जाना है, केबल अपनी ले जानी है, तो यहाँ पर गड्ढा बनाना पड़ेगा, खाई खोदनी पड़ेगी, इसके नीचे से आप तार ले जाएंगे। तो रेलवे लाइन से यानी कि यहाँ से गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए ये पूछेंगे, यानी कम से कम इतनी गहराई तो होनी ही चाहिए। ये दोस्तों इसमें बताया गया कि इतनी गहराई तो होनी चाहिए। तो कितनी, 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 या फिर 200 सेंटीमीटर, यानी कि अपन न्यूनतम, अगर उससे ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ उतनी तो होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, जल्दी से दोस्तों चैट में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो दोस्तों वो हमारा सही होगा 120 सेंटीमीटर। यानी कि जब भी कोई लाइन ठीक है ना, किसी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करती है तो उसकी जो ट्रंच की गहराई होती है, उसके जो गड्ढा होता है उसकी जो गहराई वो 120 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि रोड क्रॉसिंग पर केबल को किस पाइप से गुजारा जाता है। यानी कि आपने देखा भी होगा, जैसे अगर आप नेशनल हाईवे या फिर कि कहीं भी रोड रास्ता है, अब उसके नीचे से हमारी कोई केबल जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे मोस्टली क्या होता है कि ये आप आसानी से देख सकते हैं, रेलवे अगर आपके पास हाईवे हो, यहाँ से देखते हैं आप पोल होगा दूसरी तरफ और उसको नीचे से केबल को ले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर बड़े 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 वाहन गुजरते हैं, तो ये तार वगैरह
तो हो सकता है ज़्यादा ऊंचाई पे ना हो तो कहीं पर प्रॉब्लम, फिर टूट के गिर जाए रास्ते पे। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, केबल के यानी कि अंदर पाइप के थ्रू हम लोग केबल को ले जाते हैं। अब वो जो पाइप होता है वो किस मटेरियल का बना होता है जिसमें से केबल को ले जाते हैं जब रोड क्रॉसिंग करवाई जाती है? वो आरसीसी पाइप होता है, या फिर स्टोन वेयर पाइप होता है, फिर जीआई पाइप होता है, या फिर इन सभी में से किसी का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। ये बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में इसका आंसर ऑप्शन हमारा क्या सही होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी रोड क्रॉसिंग करवाई जाती है किसी भी केबल को, तो हम लोग उसमें से किसका पाइप प्रयोग करते हैं? तो हम लोग किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आरसीसी, स्टोनवेयर, जीआई, किसी का भी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा है? आल आप दीजिए, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि केबल रोड क्रॉसिंग पाइप का व्यास कम से कम होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बताएगा, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ना, कि हमारी जो केबल होती है वो जब रोड को क्रॉस करती है तो पाइप के थ्रू क्रॉस कर रही है। अब वो जो पाइप है वो उसका व्यास कम से कम कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। अगर यहाँ पर एक सिंगल वायर यानी कि एक सिंगल केबल जा रही तब के पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 या फिर 25। जल्दी से बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी कोई केबल, ठीक है ना, किसी पाइप के थ्रू किसी रोड को क्रॉस करती है तो उस जो पाइप का व्यास कम से कम कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा कम से कम 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर होता है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर को तो होना चाहिए जब एक सिंगल केबल जाए, ठीक है। डबल केबल नहीं, डबल केबल पे फिर हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाता है, उतनी न्यूनतम, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड केबल को स्थापित करने की सबसे सस्ती व प्रचलित विधि है, ये दोस्तों आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कंड्यूट पाइप मेथड, डायरेक्ट लेइंग मेथड, लेइंग इन पाइप मेथड, या फिर यहाँ पर ओपन इन्वायरमेंट मेथड है ये, ठीक है ना। फोर्थ नंबर ओपन लिख लेना, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ओपन है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से चैट में बताइए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्लास को। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है दोस्तों, और आपके लिए इतनी प्रॉपर क्लासेस वगैरह आपके रिस्पांस पे ही अरेंज की जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि अब 10 दिन बचे हुए, आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करवानी है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो आप चैट में बताते रहिए, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड केबल को हम लोग स्थापित करने की जो दोस्तों वो सबसे सस्ती व प्रचलित विधि कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है हमारी दोस्तों, कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी डायरेक्ट लेइंग मेथड, यानी सिंपल से कौन सी होती है, डायरेक्ट लेइंग मेथड। अब ये क्या होती है डायरेक्ट लेइंग मेथड, क्या होती है, ये मैंने पहले से ही डिस्कस कर रखा है। सिंपल इसमें क्या, गड्ढा खोदते हैं, ठीक है ना, यानी कि खाई खोदते हैं, खाई खोदने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर रेत बिछा देते हैं, फिर केबल रख देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। क्या रख देते हैं हम लोग, केबल रख देते हैं, इस तरीके से केबल लग देते हैं। उसके बाद फिर उसमें से बालू रेत वगैरह डाल देते हैं फिर। तो ये हमारी सिंपल डायरेक्ट लेइंग मेथड होती है, जिसमें से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और सस्ती और प्रचलित भी होती है, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डायरेक्ट लेइंग मेथड सही है, बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि लो वोल्टेज लाइन में वोल्टेज वेरिएशन कितना होता है। अब देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। 5%, +-12%, +-5%, या फिर +-3%, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो वोल्टेज वेरिएशन होता है लो वोल्टेज लाइन में, हमेशा अब याद है आपको ये चीज़ रखना है कि कितने लो वोल्टेज लाइन की बात की जाए तब, तो जो हमारा वोल्टेज वेरिएशन दोस्तों कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा +-5%। कितना होता है दोस्तों, तो वो हमारा होता है +-5% वोल्टेज वेरिएशन होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है, कहीं पर आप ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर क्या कराएं कि 5%, तो आपको ये भी देखना +-5% होता है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक डिस्क इंसुलेटर की वोल्टेज सहन क्षमता कितनी होती है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा डिस्क इंसुलेटर होता है वो एक डिस्क कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है, ठीक है ना। 11 के वी वोल्टेज के लिए, 5 के वी फेज वोल्टेज के लिए, फिर 11 के वी लाइन वोल्टेज के लिए, फिर 11 के वी फेज वोल्टेज के लिए। अगर दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं, अगर हमारे आपने सारे थ्योरी लेक्चर्स या फिर जो मैंने MCQ करवाए हैं सारे के सारे, अगर वो आपने अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो ये इस कॉन्सेप्ट की भी मैंने आपको बात की होगी, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं एक डिस्क इंसुलेटर की। डिस्क इंसुलेटर की संरचना कैसे, आपने देखा भी होगा, ऐसे डिस्क होती है, यहाँ पर एक ऐसे लगा होता है, इस तरीके से यहाँ पर आप डिस्क, कई सारी डिस्क आप जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके। तो एक जो डिस्क इंसुलेटर होता है उसकी जो क्षमता दोस्तों कितनी होती है, तो दोस्तों वो क्षमता होती है उसकी 11 kV फेज वोल्टेज। इस लाइन को हमेशा दोस्तों याद रखना कि एक जो डिस्क इंसुलेटर होता है उसकी जो वोल्टेज सहन क्षमता होती है वो होती है हमारी 11 kV फेज वोल्टेज। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेल पोल का स्पैन लगभग होता है, ठीक है ना। अब पोल तो बहुत सारे टाइप के, वुडन पोल होते हैं, स्टील पोल होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, और बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो इसमें पूछा कि जो रेल पोल होता है उसका स्पैन लगभग होता है। अब तो देखो इतना मिनिमम स्पैन तो, या फिर अधिकतम कह सकते हैं, अधिकतम इतना स्पैन तो होना चाहिए, उससे कम भी थोड़ा सा वेरिएट करेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं।
तो दोस्तों हम बात करते हैं जो रेल पोल होता है उसका स्पैन लगभग कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा 120 सेंटीमीटर होता है। कितना दोस्तों, 120 सेंटीमीटर होता है जो हमारा रेल पोल होता है उसका स्पैन होता है, ठीक है ना। अब वुडन पोल का स्पैन कितना होता है, जल्दी जल्दी से चैट में बताइए दोस्तों कितना होता है। जो वुडन पोल होता है उसका स्पैन कितना होता है, जल्दी से सब लोग चैट में बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आयु किसकी होती है, वुडन पोल की, आरसीसी पोल की, या फिर स्टील पोल की, फिर स्टील टावर की। दोस्तों जल्दी से बताइए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना, सभी लोग चैट में सही आंसर बताएंगे कि जो हमारा इनमें से कौन सा पोल होता है जिसकी आयु सबसे अधिक होती है। दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सी होती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे कौन से, तो इसमें से पहला ऑप्शन है इसमें स्टील टावर, यानी कि जो स्टील टावर होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो सारे तो पोल्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कितने टावर की सबसे ज़्यादा होती है आयु। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ आप याद रखना, आप स्टील पोल मत गलत करिएगा, स्टील टावर, ठीक है ना, ठीक है ना। स्टील टावर की जो आयु होती है वो पोल से भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 22 नंबर बात क्वेश्चन की बात करते हैं कि 11 के वी लाइन के लिए लाइन कंडक्टर और रिवर वाटर के बीच क्लियरेंस कितना होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक 11 के वी की लाइन, क्या दोस्तों, अगर एक 11 के वी की लाइन, जैसे अगर ये हमारा सपोज ये हमारी नदी है और यहाँ से कोई पोल, दो पोल खड़े हुए हैं, ठीक है ना, जैसे ये दो पोल हैं ये, और यहाँ से कोई 11 के वी की लाइन जा रही है, तो ये आपका जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड वाटर और जो सबसे नीचे वाला वायर उसके बीच कितना मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी, कितनी दूरी होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी 11 केवी की लाइन और किसी भी रिवर को या फिर ऐसे कोई तालाब, यानी कि किसी को भी पार करे पानी, जैसे जिसमें पानी भरा है, तो वहाँ पर कितना क्लियरेंस होना चाहिए, तो वो दोस्तों हमारा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जल्दी से चैट में बताइए। सभी लोग इसका आंसर सही देंगे, मैंने पहले से भी बता रखा है दोस्तों कौन सा आंसर, कितना क्लियरेंस होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए 4.5 मीटर, कितना, इतना तो होना ही चाहिए, इसे ज़्यादा भी है तो ठीक है, अगर लेकिन इसे कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्टे वायर के पार्ट्स हैं। अब स्टे वायर आप जानते ही होंगे। अब देखिए स्टे वायर पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला, तो उसका भी मैं अभी एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ठीक है ना, कि जो स्टे वायर होता है उसमें से एक एंगल का कन्फ्यूजन है, उसको मैं भी थोड़ा सा डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छा ये बताइए सब लोग कि स्टे वायर के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्टे रॉड होते हैं या फिर बो हेड होता है या फिर एंकर प्लेट होती है, फिर आल ऑफ दीज, ये सभी पार्ट्स हैं। जल्दी से बताइए चैट में दोस्तों कौन सा सही है इसमें ऑप्शन। दोस्तों हम आपको बता दें जो स्टे वायर होता है उसके पार्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो वो सारे पार्ट्स हैं इसमें, स्टे रॉड, बो हेड और एंकर प्लेट, यानी कि ये सारे पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अभी दोस्तों मैं आपके लिए एक और भी अभी वीडियो लाऊंगा जिसमें से स्टे वायर जो होगा उसकी सारी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें कितना आपको एंगल इसमें लिया गया है, कौन सा पार्ट कितने किस मटेरियल का बना है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अभी जल्द आपके लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है डेंजर प्लेट की ऊंचाई कितनी होती है। जल्दी से बताइए डेंजर प्लेट की ऊंचाई कितनी होती है। अब यहाँ पर पूछे गए जो हमारा मिनिमम, जैसे अगर ये हमारा पोल है, ठीक है दोस्तों, ये अगर हमारा पोल है और यहाँ पर एक ये प्लेट लगी हुई है, ठीक है ना, जिसे हम लोग खतरा वाली प्लेट भी बोलते हैं, खतरे की नोटिस वाली प्लेट, और ये हमारा ग्राउंड है, तो पूछा गया है कि इस प्लेट से जो ग्राउंड की कितनी ऊंचाई पे लगभग होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो डेंजर प्लेट होती है उसकी ऊंचाई कम से कम कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 3.5 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें 3 सही है। अब यहाँ से सभी से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये क्वेश्चन सभी लोग बताइए कि जो डेंजर प्लेट होती है उसमें से जो नोटिस लिखी होती है, तो वो जो नोटिस लिखी होती है जैसे खतरा लिखा है, तो ये खतरा शब्द कितनी लैंग्वेज पे होता है, ये सभी लोग बताइए। जैसे अगर ये है और उस पर कौन किसका किसका चिन्ह बना होता है, जैसे मैं बता ही चलो देता हूँ, ये हमारे क्या होता है, तो जो डेंजर प्लेट होती है एक तो हमारे उसके स्कल का होता है, यानी कि खोपड़ी का, और 2 हड्डियाँ बनी होती हैं ऐसे 2, तो ये हमारा साइन बना होता है और इस पर कितने लैंग्वेज से खतरा लिखा होता है, ठीक है ना, यानी कि कितनी लैंग्वेज लिखी होती है, ये दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है ना, सभी लोग चैट में बताइएगा और कमेंट्स में भी इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जो डेंजर प्लेट होता है। और हाँ ये भी बताइएगा कि डेंजर जो प्लेट होती है वो किस आई रूल्स के अंतर्गत आती है, जिसका भी जिन जिन के कमेंट्स आएंगे अगली क्लास में उन सभी का नेम मैं यहाँ पर लूँगा इस क्लास पे कि किन लोगों ने अच्छे से कमेंट्स किया और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी यहाँ पर दिख जाएगी कि आप लोग कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बारबेड वायर कितनी चौड़ाई तक लपेटा जाता है। अब देखिए दोस्तों बारबेड वायर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है, जैसे अगर ये हमारा पोल है, ठीक है ना, यहाँ से आप तार जा रहा है,
अगर आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है तो हो सकता है कि जैसे गांव देहात के क्षेत्र में फिर कोई भी या फिर जैसे जानवर बंदर वगैरह होते हैं तो ये क्या ऐसे चढ़ के यहाँ पर अगर चले गए तो उनको शॉक वगैरह लग जाएगा और जन हानि की हानि हो जाएगी, फिर कुछ भी तार भी टूट सकता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पोल के बीच में एक तार लपेट देते हैं, ठीक है ना, तार, ठीक है ना, जो कटीला वाला तार होता है, आपने देखा भी जो कांटेदार वाला तार होता है वो लपेट देते हैं। उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बारबेड वायर। क्या बोलते हैं दोस्तों? बारबेड वायर बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा बारबेड वायर होता है वो कितनी चौड़ाई तक लपेटा जाता है दोस्तों? वो लपेटा जाता है हमारा 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सी? ऑप्शन नंबर हमारे इसमें तीसरा सही है, ठीक है ना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दोस्तों ऑन कर देना। इसी तरह के यहाँ पर अभी मैं आपके लिए टाइम शेड्यूल भी जारी कर दूँगा, कब आपको टाइम से क्लासेस भी मिलती रहेंगी, ताकि आपको परेशान भी नहीं हो। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, टेलीग्राम जिसका नाम है पॉलिटेक्निक लर्निंग 77, ठीक है ना। आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी मैंने जो डेंजर प्लेट के बारे में किस आई रूल से संबंधित है और कितनी लैंग्वेज पे वहाँ पर नाम लिखा होता है, सभी लोगों को कमेंट्स यहाँ पर आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से, कितने लोगों ने क्लास देखी है, ठीक है ना। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।